बच्चों, आप सभी को अपने स्कूल से एडगेड अभ्यास पुस्तिका मिल चुकी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका के हल बताने जा रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको एक अध्याय 1 से, जो कि अपना इतिहास का अध्याय 1 है, अध्याय 1 से पूरे 5 अध्याय तक एक वीडियो में बताऊंगा। आपको एक ही वीडियो में 1 से 5 अध्याय मिल जाएंगे और पूरे हल मिल जाएंगे, एकदम सही सही हल मिल जाएंगे। तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को बता देता हूं कि जो यह आपको नई पुस्तिकाएं मिली हैं, यह वर्ष 2024-25 की हैं। तो आपको जब भी आप गूगल पर सर्च करें तो यह अवश्य सर्च करें कि 2024-25, मतलब ऐसा सर्च करें कि एडगेड अभ्यास पुस्तिका, फिर उसके बाद लिख दें कि 2024-25 इस वर्ष की, क्योंकि बदल चुकी हैं। सभी को पता है, आप सभी को पता है कि जो पहले प्रश्न रहते थे वह 20 रहते थे, अब जो प्रश्न हैं वो 26 हैं। और जैसे आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार के प्रश्न आपको इस अभ्यास पुस्तिका में दिए गए हैं। जैसे परीक्षा में पहले हमें क्या आता है, पहले हमें विकल्प आते हैं, तो विकल्प दिए गए हैं इसमें। फिर उसके बाद हमें रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए आता है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति। फिर उसका 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, तो 2 नंबर के प्रश्न दिए हैं। फिर लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, इसी प्रकार क्रम में पूरे प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1। तो अध्याय 1 हमारे लिए क्या दिया गया है, प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। यह हमारा क्या है, पहला अध्याय है। क्या नाम है पहले अध्याय का, प्रारंभिक कथन, कब और कैसे, यह पहला अध्याय का नाम है। उसके बाद देखिए हमसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। मतलब हमें यह बताना है कि जब ब्रिटिश शासनकाल था, ब्रिटिश शासनकाल और उसके बाद स्वतंत्र शासनकाल, एक दो शासनकाल चले। जब हमारा स्वतंत्र हुआ था भारत, उसके पहले जब अंग्रेजों का शासन था, उस समय के शासनकाल को हम ब्रिटिश शासनकाल कहते हैं। और जब हमारे यहाँ पर मुगल, मतलब मुसलमानों का शासन था, जो मुगल आए हुए थे उनका शासन था, तो उनको क्या बोलते थे अपन, मुगल शासनकाल बोलते थे। तो इसमें पूछा गया है कि ब्रिटिश शासनकाल में, जो कि ब्रिटिश शासनकाल में प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जो कि गवर्नर रहते थे, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल हमारे, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम, मतलब ब्रिटिश शासनकाल के, वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो आपको यह बताना है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे, जेम्स मिल थे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके जो वार्षिक परीक्षा और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आपकी त्रैमासिक परीक्षा है, उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आपको इन प्रश्नों को अपनी पुस्तिका में लिखना भी है और उनको याद भी करते हुए चलना है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबाव पूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ये तीसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो आपको इसमें टिक करना है और यहाँ पे लिख देना है औपनिवेशीकरण। ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का अगर डाउट या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप कमेंट नहीं बन रहा आपसे करते, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैंने सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज रहते हैं वह हम कहाँ सुरक्षित रखते हैं, अभिलेखा पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में, अभिलेखागार में, संग्रहालय में। जो दस्तावेज रहते हैं वो कहाँ, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो हर 10 वर्ष में क्या होती है, जनगणना होती है। जैसे अभी हमारी जनगणना 2011 में हुई थी पिछले बार, अभी 2021 में होनी थी, पर कोरोना और बहुत सी दिक्कतों की वजह से अभी जनगणना नहीं हुई है। हो सकता है अगले वर्ष जनगणना हो। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें 6वां प्रश्न पूछा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान का पहला नक्शा खालिस्तान ने बनवाया था। तो इसका आंसर क्या है, किसने बनवाया था, कैप्टन जेम्स रेनेल ने इसका पहला नक्शा बनवाया था, ब्रिटिश हिंदुस्तान का पहला नक्शा। जो आप नक्शा भी भारत का नक्शा देखते हैं,
वह अलग है, और जो ब्रिटिश शासन काल में नक्शा था वह अभी का नक्शा देखेंगे आप, ये ऐसा श्रीनगर है, उसके बाद ये इधर राजस्थान, ये ऐसा मतलब इस प्रकार का नक्शा है। मैं छोटे में आपको बता देता हूँ ऐसा। आप जो अभी नक्शा देखते हैं वो अलग नक्शा है, ये स्वतंत्र भारत का नक्शा है। और जो पहले नक्शा था वह कुछ इस प्रकार का था, ये पूरा पाकिस्तान का भाग रहता था, यहाँ नेपाल वगैरह अपने ऐड थे, यहाँ पर ये भूटान वगैरह था, और जो ये म्यांमार वगैरह ये सब पहले का क्या था, हमसे जुड़ा हुआ था भारत देश में। तो वह जो नक्शा पूछा गया इसमें, वह किसने बनवाया था, तो वो नक्शा बनवाया था कैप्टन जेम्स रेनेल ने। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, अर्थशास्त्री जेम्स मिल खालिस्तान का निवासी था। जो जेम्स मिल थे ये कहाँ के निवासी थे? जेम्स मिल की हमने अभी एक पुस्तक पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? जेम्स मिल की पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो आपको यही पूछा गया है कि जेम्स मिल कहाँ का रहने वाला था, तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का रहने वाला था, है ना। स्कॉटलैंड में कहाँ पर? नॉर्थ वाटर ब्रिज फॉरफरशायर का रहने वाला था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत में रेलगाड़ी का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो जो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, कब से प्रचलन शुरू हुआ? 16 अप्रैल 1853 से रेलगाड़ी का प्रारंभ हुआ। यह प्रश्न आपको अभी सिर्फ 7वीं या 8वीं क्लास में बस काम नहीं आएंगे, ये आप जब अगली परीक्षा दोगे पुलिस वगैरह का और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न आते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद करिए। 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी का प्रचलन शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को खालिस्तान में बांटा गया है, तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन में बांटा गया है। हिंदू, अपन को पता है कि जो अपना ब्रिटिश इंडिया था उसको पहले हिंदू भी, मुसलमान भी और ब्रिटिश तीनों लोग रहते थे, है ना, उसी प्रकार का बांटा गया था। और लॉर्ड बोरन हेस्टिंग जो कि एक गवर्नर जनरल थे, इन गवर्नर जनरल कब बने थे ये? तो ये 1773 में गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, उसके बाद हमसे 7वां प्रश्न क्या पूछा गया है? 7वां प्रश्न पूछा गया है कि इतिहास के आधुनिक काल को, जो इतिहास है पुराना काल है उसके आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो आप सभी को पता है इतिहास क्या होता है। इतिहास मतलब पुराना जो बीत चुकी चीज़ें हैं उनको, इतिहास में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं या बुरी चीज़ें हुई हैं बहुत बड़े पैमाने पर, उनको अपन इतिहास में लिखा जाता है। तो अब जो विकास का युग है उसको क्यों कहा जाता है? इतिहास के आधुनिक काल को, आधुनिक काल का मतलब है यहाँ पर जो अभी का काल है, तो इतिहास के आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता को ताकत का विकास हुआ और इसलिए आधुनिक विकास का युग माना जाता है। आप सभी को पता है कि आज के समय कितने ज़्यादा विज्ञान आगे बढ़ चुका है, और आधुनिक मतलब जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गए और मोबाइल वगैरह, कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विकास का युग कहा जाता है। इसी प्रकार देखिए हमसे 8वां प्रश्न पूछा गया है, सुलेखन बीज मतलब जो सुलेखन बीज किसे कहा जाता है? जो सुलेखन बीज रहते हैं वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं, उनको सुलेखन चीज़ बोलते हैं। जैसे सुलेख मतलब होता है स्पष्ट लिखना, सही लिखना, सुलेख का मतलब होता है सही और शुद्ध लिखना। तो सुलेखन बीज क्या होते हैं? उनको कहा जाता है जो लोग बहुत अच्छे ढंग तरीके से लिखते हैं, है ना, मतलब एक प्रकार से जो लेखक रहते हैं, कवि रहते हैं, उनको भी आप सुलेखन बीज कह सकते हैं। ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखिए, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं? तो सरकारी दस्तावेज, पाच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख आदि लेखागारों में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? जो हमारा इतिहास है उसको तारीखों से क्यों जोड़ता है? आप सभी को दिक्कत भी आती होगी भाई साहब, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत सारी डेटा याद करनी होती हैं जिसकी आपको बहुत दिक्कत आती है, तो आप समझ लीजिए हिस्ट्री जो इतिहास है उसको क्यों तारीखों से जोड़ा जाता है? तो इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि जो मुख्य कारण हैं, जैसे किसी युद्ध या किसी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता है। जैसे अगर मान लो आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, तो आप क्या बताते हैं? भाई साहब हमारे साथ इस तारीख को यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो आप उसको तारीख या डेट बताते हैं या दिन बताते हैं, तभी वो अनुमान लगा पाता है। तो इसीलिए हमें भी इतिहास की तारीखें पता होनी चाहिए कि किस दिन कौन सा युद्ध हुआ, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हुई, कब कौन सा आंदोलन चलाया गया, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। चलिए 11वां प्रश्न, तो 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए हैं? जो छपाई रहती है, छपाई मतलब प्रिंट, जैसे पेपर प्रिंट होते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, और उसके बाद जो कागज़ पर ये क्या बोलते हैं, रुपए वगैरह प्रिंट होते हैं, तो इनका प्रसार प्रचार जनता तक ये कैसे पहुँचे, है ना।
जो प्रेस वगैरह रहती है, प्रिंट रहते हैं, समाचार पत्र वगैरह हैं, तो ये कैसे लाभ पहुँचे लोगों तक। तो छपाई की तकनीक का प्रचार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा स्थानीय बाजार में बिकने लगी और जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रसार होने लगा। जो कि छपाई है, छपाई जब चालू हो गई कि प्रिंट होने लगी, किताबें प्रिंट होने लगी और न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होने लगे, तो इनसे क्या हो गया, क्रांति आ गई। लोगों को खबरें पहुंचने लगी लोगों के पास तक कि भाई साहब कहाँ क्या हो रहा है, यह सब लोगों को पता चलने लगा। लोगों को दूसरे लोग जो बहुत बड़े आदमी हैं या फिर बहुत उच्च लेवल पर बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, उनकी आत्मकथा के कारण उनके जीवन के बारे में पता चलने लगा। तो छपाई से क्या हुआ, एक प्रचार हुआ, तकनीकी प्रचार हुआ, जनता तक बहुत सी चीज़ें पहुँची। तो ये प्रचार, ये इसी प्रकार का आपको प्रश्न पूछा गया था कि छपाई की तकनीक प्रसार से जनता का क्या लाभ हुआ। तो बहुत सारे लाभ हुए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने अभी लिख के बता दिए हैं कुछ। देखिए उपनिवेशीकरण क्या होता है। तो उपनिवेशीकरण ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये आता ही है। उपनिवेशीकरण क्या होता है, जब एक देश में दूसरे देश के दबावे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब क्या होता है, आर्थिक सामाजिक मतलब जैसे राजनीतिक कोई परिवर्तन आया, बदलाव आया, सांस्कृतिक बदलाव आया, तो उसको उपनिवेशीकरण होता है। जैसे आजकल कल्चर वगैरह बदल जाए या फिर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कुछ भी बदलाव होते हैं, तो उसको उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा गया, ब्रिटिश काल में रेलगाड़ी चलने से जनता को क्या लाभ हुए। जो कि ब्रिटिश, आप सभी को पता है कि रेलगाड़ी किसके शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। ये तो आप सभी को पता है कि कब से रेलगाड़ी चल रही हैं। तो ये सबसे अपन ने भी पढ़ा भी था 1773 में, सबसे 1700 नहीं 1800 कब हुई थी ये रेलगाड़ी स्टार्ट, कब हुई थी, 1853 में रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी। तो आप सभी को यही बताना है कि जो कि रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी, तो इससे चलने से जनता को क्या लाभ हुआ। तो रेलगाड़ी चलने से क्या क्या जनता को लाभ हुआ कि भाई साहब यातायात की सुविधा मिलने लगी, है ना, जो भी आने जाने में सुविधा होने लगी। और क्या हुआ भाई, व्यापार वाणिज्य में जो कि मतलब कॉमर्स वगैरह, मतलब आपके जो सामान वगैरह है उसको लेन देन में उसमें सहूलियत हो गई। सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क बढ़ गए, है ना, लोग एक दूसरे के यहाँ जाने लगे। और उसके बाद आपातकाल सेवाओं में सुधार हो गया, जैसे अगर इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए तो आप जल्दी रेलगाड़ी से जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। उसके औद्योगिकरण में मदद मिली, सामाजिक सुधारों में प्रोत्साहन हुआ, यह सब चीज़ें हुई। और जो भी आपके मन में आ रही हैं और आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देखिए 14वां प्रश्न, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। जो कि जनगणना आप सभी को पता है 10 वर्ष में होती है, 10 वर्ष बाद होती है। 2011 में भी जनगणना हुई थी। तो इससे किस चीज़ की जानकारी होती है, तो जनगणना से लोगों में, मतलब लोगों की जाति, लोगों के इलाके, लोगों का व्यवसाय, लोगों की संख्या, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। और भारत के जितने भी कितने राज्य हैं भाई, है ना, कितने ज़िले बने, इन सब ये सब चीज़ें जनगणना में पता की जाती हैं। जाति वगैरह होगी कि कितने, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ SC ST रहते, तो SC ST वाले कितने लोग हैं, OBC वाले कितने लोग हैं, ये सब पता चलता है। जो हमारी जनजातियाँ हैं जैसे गौड़, भील, ये सब हो गए, ये कितने लोग हैं हमारे भारत में, है ना, जैन कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, जातियों का पता चलता है, हिंदू हैं कितने, है ना, ये सब पता चलता है। और इलाके पता चलते हैं कि भाई साहब नक्सल एरिया कौन सा है, वहाँ पर कितने लोग रह रहे हैं। इन सब के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, जनगणना से प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें बोला गया है, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया जाता है। तो जेम्स मिल ने अपनी किताब में, जो उन्होंने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है, तो इसमें भारत के इतिहास के हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश काल में विभाजित किया। जब विभाजन हुआ हिंदू मुसलमानों का, तो इन्होंने अपनी किताब में यही लिखा है कि मुसलमान का और हिंदू का कैसे, पाकिस्तान का और ब्रिटिशों का कैसे विभाजन हुआ। साथ ही उनका मानना था कि अंग्रेजों को सारी भू भाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, है ना। उनका यह मानना था, उन्होंने अपनी किताब में इसी प्रकार की बातें लिखी हैं। चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। यहाँ 16वां प्रश्न हमें दिया गया है, उपनिवेशक शासन के दौरान सर्वेक्षण के उद्देश्य थे। तो आपको यह बताना है कि जो उपनिवेशक शासन था उसके दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर।
यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और सर्वेक्षण में धरती की तरह मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहास, फसलों का पता लगाया जाने लगा और अंग्रेजों की राय में किसी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। तो यह हमारा पहला अध्याय खत्म होता है और यहाँ से हमारा दूसरा अध्याय शुरू होता है। चलिए देखते हैं दूसरा अध्याय हमसे क्या है। अध्याय 2 में हमसे अध्याय 2 में क्या दिया गया है कि व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यह अध्याय 2 का नाम है। तो यहाँ पर हमसे सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापार को किस नाम से जाना जाता था। फैक्टर, नवाब, दीवान या सौदागर। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी थे उनको किस नाम से जाना जाता था, उनको फैक्टर के नाम से जाना जाता था। इसलिए आप देखते हैं फैक्ट्री वगैरह, तो ये फैक्ट्री शब्द जो है वहीं से उत्पादित हुआ है, एक प्रकार से जन्म हुआ है फैक्ट्री शब्द का। जो वहाँ काम करते थे उनको फैक्टर बोलते थे, जो व्यापारी रहते थे। तो यहाँ पर सेकंड प्रश्न हमसे दिया गया है फरमान। तो फरमान शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत के जो व्यापारी रहते थे उनके लिए फैक्टर नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार इस प्रश्न में हमसे पूछा है कि फरमान जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि शाही आदेश करने वाला होता है फरमान शब्द, या फिर शाही कोतवाल होता है, या फिर मुक्त व्यापार, या फिर संधि पत्र। तो इनमें से अपन को छांटना था। तो इसका सही उत्तर क्या है, शाही आदेश को क्या बोलते हैं, फरमान। जो फरमान जारी करता है उसको शाही आदेश बोलते हैं। यही फरमान जारी होते हैं उसको शाही आदेश बोलते हैं। इसी प्रकार देखिए थर्ड प्रश्न पढ़ते हैं। तो थर्ड प्रश्न में हमसे बच्चे पूछा गया है कि मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। जो मालाबार तट है वह किन वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। गेहूँ चावल के लिए, काली मिर्च इलायची के लिए, ज्वार बाजरा के लिए, या फिर रेशम के लिए। तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिए थे। तो यहाँ पर देखिए जो मालाबार तट है, मालाबार आप सभी को पता है कि मालाबार तट ये है, ये केरल वाला रीजन, ये मालाबार तट होता है। तो इस मालाबार तट में सबसे ज़्यादा किसका व्यापार होता था, तो काली मिर्च और इलायची का व्यापार होता था। आप सभी को पता है वास्को डी गामा आया था तो वो सबसे पहले क्या लेकर गया था यहाँ से, ये जो कि अपने मसाले होते हैं इन्हीं को लेकर गया था। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसका व्यापार होता है, काली मिर्च और इलायची का होता है। देखिए चौथा प्रश्न, प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। जो प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल था उसमें जो कि इकाइयाँ थी उसको किस नाम से जाना जाता था। फैक्ट्री से, कोर्ट, प्रेसिडेंट, रेगुलेटरी। तो अपन सभी को पता है कि प्रेसिडेंसी से नाम जाना जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन काल में प्रेसिडेंसी चलती थी, है ना। उसके बाद देखिए कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। जो आप सभी को पता है कि जो कुषाण के आधार पर किसको मिलाया गया था, अवध को मिलाया गया था। ठीक है। इसी प्रकार देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर मैंने सबके आंसर आपको बताए हैं। देखिए पहले वाले का यहाँ पर दिया गया है 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे इंग्लिश व्यापारी कंपनी के फैक्ट्री आरंभ की थी। तो किसने की थी, इंग्लिश व्यापारियों ने फैक्ट्री प्रारंभ की थी। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। किसकी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ये प्रांत हैं। ये क्या प्रांत मतलब क्या होता है, राज्य होता है। तो राज्यों की ये क्या हुई थी, दीवानी प्राप्त हुई थी। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद देखिए सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति भी एक कारण था। तो कौन था, आप सभी को पता, सिराजुद्दौला का मीर जाफिर था उसका सेनापति। उसने क्या किया था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था और इसको हरवा दिया था। तो मीर जाफिर था, है ना। उसके बाद देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई। तो गोद प्रथा निषेध या फिर हड़प नीति चलाई गई थी डलहौजी की। हड़प नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार प्रश्न में हर साल आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हड़प नीति चलाई गई थी। और एक और नीति कौन सी, गोद प्रथा निषेध
नीति चलाई गई थी और महत्वपूर्ण तो ये हड़प नीति है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1713 के रेगुलेटिंग एक्ट की तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। क्या? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो मैंने जैसा बताया था कि वास्को डी गामा सबसे पहले हमारे यहाँ आया था। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए एक समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। सबसे पहले भारत की खोज किसने? वास्को डी गामा ने की थी कि भाई भारत यहाँ पर एक देश है। ठीक है, अमेरिका वगैरह ऑस्ट्रेलिया सब जगह के लोग खोज रहे थे भारत को, क्योंकि यहाँ पर मसाले बहुत सारी चीज़ें, सोना चांदी सब कुछ था। पहले हमारा राज्य चिड़िया का घर कहलाता था भारत, आप सभी को पता है। इसी प्रकार सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, तो ये आपको प्रश्न में लिख देना है, पुर्तगाली था ये वास्को डी गामा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न, इजाज़तनामे से क्या आशय है? तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके कि ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई होड़ नहीं कर सकती। जो इसमें लिखा गया था इजाज़तनामे, वही आप वहीं पर कंपनी लगा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा गया था इजाज़तनामे में। उसके बाद देखिए 9वें प्रश्न में हमसे पूछा गया बक्सर के युद्ध के नाम क्या परिणाम हुए थे? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके परिणाम क्या हुए थे? बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत के सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए और युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारत शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद ये हो गया था, क्या हो गया था कि जो ये हार गए थे उनकी शक्तियाँ थी वो क्या हो गई थी? ख़त्म हो चुकी थी। किसके? बक्सर के युद्ध के बाद। किसकी? नवाब वजीर और बंगाल के नवाब की। ठीक है, यह आपको महत्वपूर्ण याद रखना है और प्रश्न आपको याद ही करने पड़ते। समाज विज्ञान के थोड़ी सा आप जब पाठ पढ़ेंगे और थोड़ी सी प्रश्नों को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कहानी चल रही थी उस समय। अब जैसे यहाँ पर 10वां प्रश्न हमसे पूछा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। और किससे हुई थी? अफ़गान आक्रमणकारी अमजद शाह अब्दाली और पुणे के कौन? सदाशिव राव भाऊ पेशवा थे, इनके बीच लड़ाई गई थी। क्या? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच? अमजद अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी थी। ये कौन थे? मराठों की हार हुई थी इसमें, और यह मराठों से सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए थे, अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाज़ारों में बने बारीक सूती कपड़े की रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च और लौंग इलायची दालचीनी की भी मांग थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? तो सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? सहायक संधि की शर्त पहली ये थी कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेंगे। उसके बाद देशी रियासतों ने अपने दरबार में एक अंग्रेज रियासत रखेंगी और रेसिडेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न, वारेन हास्टिंग, जो वारेन हास्टिंग एक गवर्नर जनरल था, द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? तो वारेन हास्टिंग के द्वारा क्या क्या न्याय व्यवस्था में सुधार किए गए थे? वारेन हास्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। 1772 में वारेन हास्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था नीति की गई थी, और दूसरा इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया था कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यह क्या हुआ था? जब जो न्याय व्यवस्था की थी उसमें ये सुधार किए गए थे। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न हमसे पूछा प्लासी का युद्ध। तो ये प्लासी का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है, आता ही है वार्षिक परीक्षा में, आपको याद करना पड़ेगा ये। तो प्लासी का युद्ध क्या था? प्लासी का युद्ध निम्नलिखित कारण थे, क्यों हुआ था? इसमें कारण पूछे गए हैं हमसे, तो हम कारण ही बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के क्या क्या कारण थे। सबसे पहला कारण क्या था? 1757 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। उसके बाद कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि यह कंपनी को जो व्यापारिक रियासतें थीं व अन्य सुविधाएं थीं आसानी से प्रदान नहीं करते थे। ठीक है, और तीसरा कारण क्या था? नवाब
ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ये 3 कारण थे प्लासी के युद्ध के। उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो यह व्यापार का हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों में भी टकराव होने लगे थे। ठीक है। उसके बाद देखिए व्यापार यूरोपीय जो कंपनी थी उनमें प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था कि सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थीं, है ना। दूसरा कारण था कि सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थीं। तीसरा कारण क्या था? बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। यह 3 कारण थे। आपको लिख देने, बहुत सरल हैं। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न कि लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, ये सब जो गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग का ये कार्यकाल दिया 1813 से 1823 तक। उसके बाद देखिए इन्हें सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की थी। इस नीति में गवर्नर जनरल के भारतीय रियासतों के अंतर्गत आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करने, यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकार को खत्म करने के लिए अधिकार पर जोर दिया। यह हस्तक्षेप न करने की पिछली नीति के विपरीत था। ठीक है। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी? ये विलय नीति क्या थी लॉर्ड डलहौजी की? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के बारे में यहाँ अपन को बताना है कि क्या थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, और इस नीति के किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वापस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएंगी, यानी कंपनियों के भूभाग का हिस्सा बन जाएंगी। इस नीति के सतार, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया जाएगा। ठीक है। यह क्या थी? इसकी विलय नीति थी डलहौजी की। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा अध्याय 3 स्टार्ट होता है। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट मतलब वहाँ पर आप बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें वीडियो में भी कमेंट चालू है, तो आप वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। तो चलिए देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में यहाँ पर हमें दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। अध्याय 3 का क्या है? अध्याय 3 में ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर शासन कैसे चलता है ना? पहले कैसे चलता था? तो किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राज्यों और तुलकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी? तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त के रूप में मान्यता दी गई थी। मलाहवारी व्यवस्था में मलाह शब्द का अर्थ क्या है? तो इसमें मलाह शब्द का क्या है अर्थ? ग्रामीण समूह, ग्राम समूह इसमें क्या है इसका अर्थ है, सही उत्तर है। उसके बाद देखिए भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र क्या हैं? तो भारत में नील उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि यह क्या है? बंगाल और बिहार। बंगाल और बिहार क्या हैं? भारत में नील उत्पादन के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप क्या थी? 1/3 एकड़। मतलब जो एक एकड़ रहता है उसका 1/3 क्या कहलाता है? 1 बीघा कहलाता है। उसके बाद देखिए स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में क्या की गई थी? यह व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान आ चुके हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जमींदारों को कृषि भूमि पर खालिस्तान भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। तो स्थायी बंदोबस्त के लिए माना गया था। उसके बाद देखिए होल्ड मैकेंजी द्वारा महालवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा, ठीक है। उसके बाद चंपारण आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध हुआ था, तो अंग्रेजों के द्वारा हुआ था। रैयत व्यवस्था टॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवाड़ी या रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? तो कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी।
जबकि उनकी कोशिश थी कि दवाई कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़े खरीदें। इसी कारण कुछ वर्षों में बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य 2 गुना हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हमसे क्या पूछा रहा है कि कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? तो कंपनी द्वारा 1753 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। तो यह क्या था, कंपनी द्वारा यह व्यवस्था लाई गई थी, है ना, बंदोबस्त जो थी स्थायी बंदोबस्त की क्यों लागू किया गया था? यही पूछा था, इसलिए किया गया था क्योंकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके। अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बंगाल अर्थव्यवस्था की गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो बंगाल अर्थव्यवस्था थी उसके गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो बंगाल की अर्थव्यवस्था थी उसके गहरे संकट आ गए थे, भाई उसकी अर्थव्यवस्था डूबने लगी होगी, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती और और भी चपेट हो गई, मतलब खराब हो गई थी खेती एक प्रकार से, और उन्हें लगान चुकाने में परेशानी होने लगी थी। साथ ही बहुत सारे किसान भुखमरी के कारण की मृत्यु हो चुकी थी उनकी, है ना। उसके बाद देखिए अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, महाराष्ट्र में कपास और मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। ठीक है, अंग्रेज क्या करवाते, ज़बरदस्ती ये सब फसलें करवाते थे, मतलब पैदा करवाते थे किसानों से भारत की। चलिए 11 प्रश्न क्या था? नील और अगर आप चाहते हैं कि पूरा अध्याय समझना चाहते हैं तो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार गणित की अगर अच्छे से आप समझना है, समाज विज्ञान, जिसका जो भी डाउट हो कमेंट करिए, मैं पढ़ूंगा। जो सबका कमेंट रहेगा एक सा रहेगा तो मैं उस पर आपको बताऊंगा जो भी रहेगा। तो ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नील और बोर्ड के पौधों में अंतर बताइए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाके में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा होता है वह शीत क्षेत्र में उगता है, शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। नील के कपड़े को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता है, जबकि बोर्ड से मिलने वाले रंग बेजान एक फीका होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से थे? तो जब नील की खेती होती थी उसको करने के 2 तरीके कौन से थे? तो नील की खेती 2 निजी और रैयत निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील की उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बागान मालिकों के द्वारा रैयत के साथ अनुबंध किया जाता था। ये 2 तरीके से खेती की मुख्य खेती होती थी इनकी। उसके बाद देखिए जो नील के व्यापार थे बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे? तो नील के, यहाँ नील है, नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील में कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए, उन्होंने नील के बागान लगा लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए 14वां, महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था? तो महालवारी व्यवस्था को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आगरा और अवध के लोकप्रिय बनाया था। इसके बाद में इसे मध्य प्रदेश और पंजाब तक बढ़ाया गया। लगान वसूलने जमा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। इस प्रणाली में लगान का भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी व्यक्तिगत किसान पर होती और रैयत कहा जाता था, इसको रैयतवाड़ी कहा जाता था, है ना। उसके बाद देखिए किसानों को नील की खेती करने के लिए क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी? तो जो किसान थे उनको नील खेती में करने में क्या समस्या आ रही थी भाई? बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में नील की खेती करें, और नील की खेती के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। जहाँ पर अगर आप एक बार नील की खेती कर लेते हैं वहाँ दोबारा धान की खेती नहीं की जा सकती थी, ये समस्या थी। और नील की खेती की प्रणाली
शोषणकारी थी, मतलब वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती थी नील की खेती तो किसानों को ये समस्याएँ थी। और देखिए 16वां प्रश्न क्या है, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया? इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा? जो अंग्रेज़ थे उनने व्यावसायिक जो फसलें थी उस पर जोर क्यों दिया? तो अंग्रेज़ों से पहले भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर था, जो कि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर खुद की चीज़ें उगाता था, हर चीज़ करता था भारत। अब प्रारंभिक किसान स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फसल उगाने लगे और अंग्रेज़ों के शासन में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण भारत में खाद्यान्नों की बजाय निर्यात के लिए अधिक नकदी फसलों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। इससे खाद्यान्न उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता कम हो गई। ठीक है, पहले क्या करते थे खुद किसान जो भी उनको उगाना है गेहूँ, चावल ये अपने जो खाने के उत्पादन है वह उगाते थे। परंतु जब से अंग्रेज़ का शासन आया तो अंग्रेज़ के शासन में क्या करने लगे किसान, जो कि दूसरे देश में निर्यात करनी है चीज़ें, जैसे नील की खेती करने लगे थे, है ना? ऐसी बहुत सारी खेती करवाते थे, कपास वगैरह। तब कपास वगैरह खेती तो कपड़ों के लिए है, खाद्य के लिए तो थी नहीं। तो इस प्रकार की खेती करवाते थे जिससे अंग्रेज़ों का फ़ायदा हो, ठीक है? और उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न, बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह कब किया और कैसे किया? तो जो नील विद्रोह किया गया था, नील विद्रोह किसके द्वारा किया गया? ये बंगाल के किसानों द्वारा किया गया था, है ना? और 1859 में किया गया था और उसके बाद मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे विद्रोह फैला, किसानों ने बागान मालिकों पर लगान चुकाने से इनकार कर दिया और किसानों ने तलवार भाले और तीर कमान निकाल लिए और नील फैक्ट्री पर हमला कर दिया। समझ रहे हो? ये सब कर दिया था बंगाल के किसानों ने। अब देखिए महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है ये चंपारण आंदोलन, आता ही है। देखिए तो ये देखिए यहाँ पर बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन, भूमिहीन, वंचित कृषकों से वहाँ के जमींदारों और साहूकारों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी। साथ ही जमींदारों द्वारा किसानों से मनमाने ढंग के मतलब फसलें वसूल करने के लिए विभिन्न कानून लगा दिए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील की खेती होती थी, नील किसान की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो जो चंपारण आंदोलन था वह महात्मा गांधी ने किस लिए किया था? नील की खेती और नील के किसानों के सहयोग के लिए किया था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न खत्म होते हैं अब हमारे यहाँ तीसरे अध्याय के। तो अपन अगला अध्याय देखते हैं, चौथा। जैसा मैंने बोला था कि इस वीडियो में पूरे अध्याय बताऊंगा, तो आप बस जुड़े रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर। तो इसमें हमें 4 के प्रश्नोत्तर तो इसमें अध्याय 4 के प्रश्नोत्तर देखते हैं। आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना इस अध्याय का नाम है। देखिए प्रश्न 1, कुछ समय के लिए खेती किए बिना छोड़ दी जाने वाली ज़मीन को कहा जाता है, उसको परती कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें सम्मिलित करना था आपको। सही जोड़ी आई थी, सही जोड़ी भी आती हैं आपके वार्षिक परीक्षा में और अर्धवार्षिक में भी आएंगी अभी। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये जो बैगा है तो बैगा मध्य प्रदेश में है। जो खोंड जनजाति है वह कहाँ है? उड़ीसा में है। और उसके बाद लावड़िया कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और गद्दी कहाँ पर है? कुल्लू में। ये आपको इस प्रकार मिला लेनी है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, सॉन्ग ऑफ दी मैकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ दी मैकल के लेखक के पुस्तक कौन है? अरे पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन शामराव हेवाले। यह क्या है? सॉन्ग ऑफ द मैकल के पुस्तक के लेखक हैं सॉन्ग ऑफ द मैकल। ठीक है, उसके बाद झरिया रानीगंज की कोयला खदान स्थित हैं, जो कि एक झरिया रानीगंज है, बहुत फेमस है। वहाँ की ये कोयला की खदान कहाँ? बिहार में स्थित हैं। ये याद रखिए आप नॉलेज के लिए भी। उसके बाद देखिए जो संथाल विद्रोह था वह किस सन में आरंभ हुआ? तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में आरंभ हुआ था। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इसमें है घुमंतू खेती को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है।
खोंड समुदाय के लोग साल और महुआ के बीज के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करते थे। किसके? महुए के तेल का। महुआ जो होता है, पेड़ होता है। उसके बाद बेबड़, मध्य प्रदेश में खालिस्तान खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है बेबड़। तो ये झूम खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। उसके बाद खालिस्तान भारत के प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं। तो क्या? भील, बहुसंख्यक और गौड़। भील और गौड़ दो ये मध्य प्रदेश की आदिवासी समुदाय हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा भील और गौड़ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, जनजाति की बात करें तो, है ना। उसके बाद देखिए सन 1906 में असम में औपनिवेशिक वन कानून का विद्रोह खालिस्तान ने किया था। तो सोंग्राम संगमा ने इसका विद्रोह किया था। किसका? किस कानून का? वन कानून का विद्रोह किया था, है ना। किसने? सोंग्राम संगमा ने। उसके बाद घुमंतु किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे? तो घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर दक्षिण भारत के पूर्ववर्ती व जंगली पट्टियों में रहते थे। जो घुमंतु किसान रहते थे वह कहाँ रहते थे? पूर्ववर्ती और जंगली पट्टियों में रहते थे। उसके बाद आदिवासी समुदाय समूह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो जो आदिवासी समूह रहते थे वह अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे? तो जो आदिवासी समूह अपना जीवन यापन खेती, शिकार, संग्रहण व वन उत्पादों को इकट्ठा करके कुछ जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरियां पाल कर करते थे। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न कि बरली विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? बरली विद्रोह, तो बरली विद्रोह 1940 में महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में 1940 में। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, झूम खेती की विशेषताएं लिखिए। इसमें झूम खेती की विशेषताएं लिखनी है। झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंडों पर की जाती थी और झूम खेती में जब फसल पक जाती थी तो उसे काटकर दूसरी जगह खेती की जाती थी। जैसे जब होती थी झूम खेती, क्या होता? अभी एक अपन ने देखा था कहाँ होती है झूम खेती, है ना। उसके बाद झूम खेती जंगलों के छोटे भूखंड में की जाती है और झूम खेती में जब फसल पक जाती है तो उसे काट कर दूसरी जगह उसकी दूसरी जगह खेती की जाती है। ठीक है, जैसे अपन ये धान बोते हैं, है ना, फिर उसके बाद दूसरी जगह अपन उसको रोप देते हैं, तो वो झूम खेती में आती है। उसके बाद देखिए आदिवासी महाजनों और व्यापारियों को अपनी मुसीबतों पर जिम्मेदार क्यों माना जाता है? तो आदिवासी महाजनों को ज़्यादा ब्याज दरों पर कर्ज देने के कारण या व्यापारियों के द्वारा भारी कीमतों पर चीज़ें बेचने के कारण उन्हें मुसीबतों का जिम्मेदार माना जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 प्रश्न, जनजातीय समूह ने बिरसा का समर्थन क्यों किया? तो बिरसा आंदोलन में उपनिवेशित सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासी की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें। और बिरसा मुंडा हैं, तो ये बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम है। किसान आंदोलन में प्रशासनिक सुविधा को और भी बेहतर बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न हमसे पूछा है यहाँ पर कि वन कानूनों का आदिवासी समूहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? जो वन कानून था उससे आदिवासी समूह पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि जो आदिवासी समूह थे वो वन पर पूरे डिपेंड रहते थे, वन ही में रहते थे, वहीं खाते थे, फल सब्जी जो भी रहते तो वहीं उगाते थे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आदिवासी समुदायों का जीवन सीधे वनों से जुड़ा था, इसलिए अंग्रेजों द्वारा वन कानून में बदलाव का आदिवासी जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और अंग्रेजों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बना लिया और घोषणा की कि वह वन राज्य में संपत्ति है, वन की संपत्ति है, वन राज्य की। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न कि झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने में अंग्रेज क्यों सफल रहे? तो जो झूम काश्तकारों को बसाने में अंग्रेज इसलिए सफल रहे क्योंकि झूम काश्तकारियों को परंपरागत कृषि की अपेक्षा स्थायी कृषि में अक्सर नुकसान ही हुआ है क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। ठीक है, 15वां देखिए 15 प्रश्न, बिरसा आंदोलन में जो बिरसा मुंडा ने चलाया, बिरसा आंदोलन से आदिवासी समाज में क्या सुधार हुआ? तो बिरसा ने शराब यह जादू टोना पर विश्वास करने का विरोध किया और गांव की यह अपने आसपास की सफाई पर बल दिया और बिरसा ने अन्य का विरोध किया, आदिवासियों को आत्महत्या सक्षम किया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिरसा आंदोलन
के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? तो बिरसा आंदोलन ने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर किया जिससे जारी दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा कर सकें, और बिरसा आंदोलन ने यह बता दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने में सक्षम हैं, है ना? कि वो भी क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। उसके बाद इस आंदोलन से प्रशासनिक सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया है। इसमें हमें यह बताना है कि बैगा, गोंड, संथाल, मुंडा, खासी, भील ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, आदिवासी जनजाति। ये देखिए सबसे ज़्यादा भील यहाँ, गोंड यहाँ, बैगा यहाँ, संथाली और मुंडा ये उड़ीसा में और यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रकार आपको ये मैप में प्रदर्शित करना था। उसके बाद देखिए हमारा अध्याय 5वां देखते हैं। तो अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। जब पहला प्रश्न देखते हैं, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सीताराम पांडे इसके लेखक हैं, सिपाही से सूबेदार तक। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, अवंतीबाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो आप सभी को पता है अवंतीबाई लोधी का क्षेत्र राजगढ़ मंडला से था। उसके बाद देखिए तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो तात्या टोपे कानपुर राज्य के सेनापति थे, है ना? उसके बाद खुर्दा, जो खुर्दा राज्य स्थित था वह कहाँ पर है? खुर्दा उड़ीसा में दक्षिण पूर्व में खुर्दा स्थित है। उसके बाद देखिए प्रश्न 5वां प्रश्न, कंपनी के भारतीय सैनिक समुद्र पार क्यों नहीं जाना चाहते थे? तो सामाजिक कारणों से वो कहाँ नहीं जाना चाहते थे? समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खालिस्तान के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया गया था। तो इंडिया एक्ट के तहत सौंप दिया गया था। चलिए ये हमारा दूसरा वाला रिक्त स्थान देखते हैं। सन 1858 में कानून ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को खालिस्तान के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये भारत का वाइसराय के रूप में नियुक्त किया गया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश कंपनी ने खालिस्तान निर्वासित कर दिया, तो बर्मा म्यांमार में कर दिया। उसके बाद देखिए 1858 ईस्वी के एक्ट कानून द्वारा गवर्नर को खालिस्तान का ओहदा पद दिया गया, तो वाइसराय को ओहदा दिया गया था। और झांसी में 1857 का विद्रोह नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई, सभी को पता है ये। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब और किस आरोप में दी गई थी? तो 8 अप्रैल 185 को युवा 1800 ये क्या ही लिख दिया है, देखिए यहाँ पर 8 अप्रैल मंगल पांडे को 8 अप्रैल 57 है 1857 जो क्रांति हुई थी, उसी 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। आप सभी लोग यहाँ सुधार लीजिए, यहाँ पर 1857 है, 1857 है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए सुधारों का भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं। जैसे कौन कौन से परिवर्तन किए? सती प्रथा को रोकने, बाल विवाह होता था उसको रोकने के लिए कानून बनाए, और अंग्रेज भाषा को शिक्षा जमकर प्रोत्साहन किया। जो अंग्रेजी भाषा है उसको जमकर उसका प्रोत्साहन किया, मतलब बढ़ाई चढ़ाई अच्छी, स्कूलों में पढ़ाए, सब जगह पढ़ाओ अंग्रेजी को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया अंग्रेजों ने। अवध रियासतों को अब और क्यों आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? तो अवध रियासत को 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत में से थी। अवध लास्ट रियासत थी, आखिरी। उसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, इंडिया काउंसिल किसे कहा गया था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, और जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? इंडिया काउंसिल। उसने यही पूछा था कि इंडिया काउंसिल किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जैसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11वां, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो 1857 के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली था, मेरठ था, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी।
यह क्या थे, मुख्य केंद्र थे 1857 की क्रांति के। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हम पूरा निकाल लेते हैं इसका उत्तर। देखिए यहाँ पर दिया गया है, किन कारणों से किसान सन 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूलने से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। चाय, कॉफी, जूट, नील की खेती करने के लिए किसानों को क्या कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे। इसीलिए किसान 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए हुए 1824 में कंपनियों के सैनिकों ने बर्मा जाने के लिए क्यों मना किया था। तो 1824 में कंपनी के सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सैनिकों को लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किया था। तो अपन को यही लिखना है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी नीतियों में क्या बदलाव कर दिया जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद। तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, मुख्यतः हैं जो कि देखिए, पहला बदलाव प्रशासनिक संरचना का पुनर्गठन, दूसरा रानी का घोषणा पत्र, तीसरा राजाओं और जमींदारों के प्रति नीति, सेनाओं में बदलाव किया, सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सावधानी, और उसके बाद राजनीति, नियंत्रण, कानून व्यवस्था, नीतिगत बदलाव का उद्देश्य था, और भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिर और सुरक्षित बनाना तथा भविष्य में किसी भी बड़े विद्रोह को रोकना। यह क्या थे, उनकी अगली नीति थी अंग्रेजों की 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सन 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिक क्यों सम्मिलित हुए थे। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी द्वारा ब्रिटिश शासनकाल और हाल ही में भूमि अधिग्रहण पर अनहरित शिकायतों ने भी सिपाही विद्रोह से गुस्से में योगदान दिया, और हफ्ते के भीतर भारतीय सेना को दर्जनों इकाइयाँ सैनिकों के शामिल विद्रोह में सेना शामिल हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर को क्यों अपना नेता चुना। तो 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा अब म्यांमार भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। चलिए बच्चों, देखिए अब 17 प्रश्न पर आते हैं। इसमें हमें नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो यहाँ पर आपको ये सब बताना था कि मेरठ कहाँ पर है, दिल्ली कहाँ पर है। तो दिल्ली ये है, मेरठ यहाँ पर है, लखनऊ यहाँ, कानपुर, फैजाबाद ये सागर, ये जबलपुर, ये बनारस है, यहाँ पर झांसी है। चलिए आप इस मैप को देख लीजिए, ये केरल है यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे 5, मैंने बोला था कि 5 एक ही वीडियो में बताऊंगा, तो मैंने 5 बता दिए। अगले 5 जो अध्याय हैं मैं वो अगली वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है, समस्या है, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं, और इस वीडियो के कमेंट में भी स्वागत है आपका, वहाँ भी आप कमेंट कर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।